नमस्कार विद्यार्थियों, उत्कृष्ट क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं बलवीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। कैसे हो और कैसी आप लोगों की तैयारी चल रही है और आपकी तैयारी को और ज्यादा मजबूत करने के लिए लीजिए आप लोगों के सामने लेकर आए हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो नया पाठ्यक्रम जारी किया गया है। उस पाठ्यक्रम के बारे में विस्तार से करेंगे आज हम लोग चर्चा। कई लोगों के मन में यही बात था, सर जो इस बार पाठ्यक्रम आ रहा है कौन कौन से पाठ रहेंगे, हमारे सामाजिक में कितनी किताबें रहेगी, सर हम कौन सी किताब पहले पढ़े कौन सी बाद में पढ़े। तो उन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और किस पाठ में क्या क्या हम लोगों को देखना है, क्या क्या हम लोगों को जानना है, उन सारी की सारी बातों को एक एक करके हम क्रमबद्ध तरीके से पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे और पूरा का पूरा इस खाके को अपने दिमाग के अंदर बिठाते जाएंगे। तो हो जाओ तैयार करने के लिए अपने पूरे के पूरे पाठ्यक्रम को अपने माइंड के अंदर सेट। तो ध्यान रखना, सबसे पहले तो आप लोगों के जो बोर्ड की परीक्षा होने वाली है वो बोर्ड की परीक्षा कितने, एक ही पेपर होगा। किताबें आपके 4 है लेकिन पेपर क्या होगा, एक ही होगा। वो भी कितने घंटे का होगा, वो होगा 3 घंटे और 15 मिनट, यानी 3.25 घंटे का रहने वाला है आपके पेपर। ये जो 3.25 घंटे का आपका बोर्ड का पेपर होगा, उस बोर्ड के पेपर में सर कितने नंबर का हमसे प्रश्न, कितने नंबर का पेपर हमारे लिए आएगा और कितने नंबर हमें स्कूल से दिए जाएंगे, उस बात को भी यहां हम देख लेते हैं कि आपके जो बोर्ड का पेपर होगा वो पेपर आएगा 80 नंबर का और आपको स्कूल से जो सत्रांक भेजे जाएंगे वो सत्रांक भेजे जाएंगे 20 नंबर के। तो 20 नंबर तो जाएंगे आपके स्कूल से, 80 नंबर का आने वाला है आपके पेपर। तो 20 नंबर और 80 नंबर मिलाकर टोटल जो आपके बोर्ड के नंबर आएंगे वो नंबर आपको दिए जाएंगे 100 में से 20 स्कूल वाले ने दे दिए और 80 आप लोगों के जो पेपर था बोर्ड का, उस पेपर में से आप लोगों ने कितना लिखा है उसमें से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। अब आपके यहां जो 4 किताबें आ रही है, 1, 2, 3 और 4। सबसे पहली किताब की बात करें, भारत और समकालीन विश्व, यानी यहां ये जो किताब है, ये किताब कौन सी है, इस किताब का नाम है इतिहास। ये कौन सी किताब है, इतिहास। कितने नंबर की रहने वाली है, 20 नंबर की रहने वाली है आपकी ये किताब। यानी इसमें जो आपके पाठ है उन पाठों में से जो प्रश्न बनेंगे वो टोटल प्रश्न कितने नंबर के बनेंगे, 20 नंबर के। फिर दूसरी किताब आ जाती है समकालीन भारत। ये समकालीन भारत कौन सी है, तो बताया गया ये है समकालीन भारत भूगोल की। ये कौन सी किताब है, ये है भूगोल की। ये भी कितने नंबर की रहने वाली है, ये भी रहने वाली है आपके 20 नंबर की। फिर आ जाती है आपके लोकतांत्रिक राजनीति। लोकतांत्रिक राजनीति जैसा कि नाम से पता चलता है ये किसकी किताब है, ये किताब है राजनीतिक विज्ञान की। ये किसकी किताब है, राजनीतिक विज्ञान की। कितने नंबर की रहने वाली है, ये भी रहने वाली है आपकी 20 नंबर की। और प्यारो अंत के अंदर आ जाती है आर्थिक विकास की समझ। यानी ये जो बुक है ये हमारी कौन सी किताब है, इसको हम बोलते हैं अर्थशास्त्र। इसको कौन सी किताब बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र भी कितने नंबर का रहने वाला है, अर्थशास्त्र का जो पार्ट है वो भी रहने वाला है 20 नंबर का। यानी चारों जो किताब है वो चारों की चारों किताब हमारे लिए अति 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 महत्वपूर्ण है, क्योंकि सब में से जो नंबर आ रहे हैं वो सब में नंबर कैसे आ रहे हैं, बराबर बराबर मार्किंग की गई है। इतिहास 20 नंबर की, भूगोल 20 नंबर की, पॉलिटिकल 20 नंबर की और इकोनॉमिक्स जो है वो भी आपके 20 नंबर की। मिलाकर टोटल हो जाते हैं आपके 80 नंबर जो बोर्ड के अंदर आप लोगों से पूछे जाने हैं। और ये 80 नंबर आप लोगों को बोर्ड के अंदर अपने द्वारा अर्जित करने और ये 20 नंबर आपके स्कूल से दिए जाएंगे। अब चलो फिर चलते हैं हम एक एक किताब के बारे में जानने के लिए। सबसे पहले भारत और समकालीन विश्व, जिसको अभी हम लोगों ने कहा किस नाम से जानते हैं, इसको हम बोलते हैं इतिहास। इसको हम बोलते हैं इतिहास। अब देखो एक दिमाग में बात आ रही होगी, सर यहां पर ये समकालीन भारत और समकालीन विश्व भाग 2 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि 9th क्लास के अंदर आप लोगों ने जो किताब पढ़ी थी उसका नाम भी भारत और समकालीन विश्व था, लेकिन वहां लिखा था भाग 1। यानी जो 9th क्लास की भाग 1 थी उसी के आगे अब भाग 2 के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहां भाग 2 के अंदर पहला पार्ट कौन सा आने वाला है, तो पहला पार्ट जो आपके आएगा वो आएगा यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। देखो ये जो हिस्ट्री की किताब है ना, इस हिस्ट्री की किताब को रखा गया है यूनिट फर्स्ट के रूप में। इसको किस रूप में रखा गया है, पूरी की पूरी हिस्ट्री की किताब जो है इसको रखा गया है यूनिट फर्स्ट के रूप में। और इस यूनिट फर्स्ट के रूप में जो हिस्ट्री की किताब है इसको भी 3 खंडों के अंदर विभाजित कर दिया गया है। 3 खंड कौन कौन से हैं, सबसे पहले देखें तो आ जाता है खंड क, खंड क। और खंड क या खंड अ कहें, इसमें क्या है, इसमें आपके 2 पार्ट रहने वाले हैं। जो पहला पार्ट है वो है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। राष्ट्रवाद का उदय सबसे पहले कहां होता है, यूरोप में। और यूरोप में भी कौन सी घटना से, तो फ्रांसीसी क्रांति से। फ्रांस की क्रांति से जो यूरोप के विचार, राष्ट्रवाद के विचार यूरोप से निकलकर फिर संपूर्ण विश्व के अंदर किस प्रकार से फैल जाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। कैसे यूरोप में अलग अलग जगह पर राष्ट्र राज्यों का निर्माण होता है वो देखेंगे। साथ ही साथ यूरोप में अलग अलग जगह पर क्रांतियां हो रही है 1830 से लेकर
1848 के बीच में। तो 1830 से 1848 के बीच में, जिसमें यूनान और पोलैंड विशेष रूप से हम लोगों को इन क्रांतियों के युग के अंदर पढ़ना होगा, देखना होगा, समझना होगा। फिर आती है जर्मनी और इटली की बारी। तो जब राष्ट्रवाद की आग लग रही है यूरोप के लोगों के मन में, तो उसी दौरान दो नए राज्यों को राष्ट्र राज्यों के अंदर परिवर्तित किया जा रहा है, उनका एकीकरण हो रहा है। वो कौन से थे? जर्मनी और इटली। कैसे एकीकरण हुआ, किसके प्रयासों से हुआ और एकीकरण की प्रक्रिया क्या रही, ये पूरी की पूरी कहानी हम लोगों को इस जर्मनी और इटली के एकीकरण के दौरान जानने को मिलेगी। साथ ही साथ आ रहा है राष्ट्रीय दृश्य की कल्पना, यानी जो नए राष्ट्र सामने आ रहे हैं उन राष्ट्रों को किसी ना किसी प्रतीकों के अंदर व्यक्त कर दिया गया है, कोई ना कोई प्रतीक चिन्ह उनके लिए उपयोग में लिए गए हैं। वो क्या थे उनको हम जानेंगे। और साथ ही साथ जैसे जैसे राष्ट्रवाद का विचार मजबूत होता गया, एक नया विचार और बढ़ता गया, साम्राज्यवाद। अपने राष्ट्रवादी भावनाओं को और ज्यादा मजबूत बनाकर अपने साम्राज्य का विस्तार करने की विचारधारा और ज्यादा हावी हो रही है। तो पहले पार्ट के अंदर इन टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद हमारे इतिहास के अंदर आ जाएगा दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट कौन सा रहेगा? दूसरा पार्ट रहेगा भारत में राष्ट्रवाद। देखो, जैसा कि किताब का नाम है ना, भारत और समकालीन विश्व, तो विश्व के साथ साथ हम भारत के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। और विश्व के साथ साथ जब भारत के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे तो भारत में राष्ट्रवादी विचारधारा क्या थी, किस प्रकार की रही थी, और उस राष्ट्रवादी विचारधारा ने भारत में अपना क्या असर दिखाया, क्या प्रभाव दिखाया, उसके बारे में भी हम लोगों को जानना है। तो भारत के राष्ट्रवाद के बारे में जब हम जानेंगे तो इस दौरान विशेष रूप से हमें भारत के अंदर एक प्रमुख हमारे राष्ट्रवादी नेता के द्वारा किए गए योगदान को पढ़ना होगा, उसको जानना होगा। वो कौन थे जिनके बारे में हमें इस दूसरे पार्ट भारत में राष्ट्रवाद के बारे में जानना है। तो विशेष रूप से हम इस पार्ट के अंदर बात करेंगे महात्मा गांधी के योगदान के बारे में। हम बात करेंगे महात्मा गांधी के योगदान के बारे में। महात्मा गांधी के द्वारा कौन कौन सा योगदान भारत में राष्ट्रवाद की भावनाओं को मजबूत करने के लिए और भारत को आजाद करने के लिए किया गया। तो बात शुरू होगी हमारी प्रथम विश्व युद्ध से। प्रथम विश्व युद्ध, फिर प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत के अंदर प्रारंभ हो रहा है खिलाफत आंदोलन, और खिलाफत आंदोलन को फिर मिला दिया गया है असहयोग आंदोलन के अंदर। तो असहयोग आंदोलन का क्या स्वरूप था, किस प्रकार से असहयोग आंदोलन रहा, इस असहयोग आंदोलन की सीमाएं क्या थी, ये सारी की सारी हम लोगों को जानना है। और इसके अंदर क्या क्या हो रहा है वो सारा का सारा भी हम लोगों को पढ़ना है। फिर असहयोग के बाद हम चलेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों हो रहा है, उसका कारण, उसका स्वरूप और उसका परिणाम। देखो, हर चीज का कोई ना कोई कारण होता है, फिर वो जब प्रारंभ हो जाती है तो उसका स्वरूप होता है, उसके बाद में क्या घटना घटती है जो परिणाम के रूप में जाननी पड़ती है। तो कारण, स्वरूप और परिणाम, इन तीनों चीजों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ भारत के अंदर भारतीय लोगों को एक करने के लिए, भारतीय लोगों को जोड़ने के लिए कौन से राष्ट्रीय प्रतीक काम में लिए गए थे जिनसे उनके मन के अंदर सामूहिक अपनेपन का भाव विकसित हो जाए, ये भी हम लोगों को इसी भारत के राष्ट्रवाद के अंदर देखना होगा, पढ़ना होगा, जिसमें हम देखेंगे कैसे तिरंगे झंडे को निर्मित किया जा रहा है, कैसे चरखे का उपयोग किया जा रहा है, कैसे वहां पर भारत माता की छवियां बनाई जा रही है। ये सारे के सारे सामूहिक अपनेपन के भाव के दौरान पढ़ने को मिलेगी। फिर चलते हैं हम तीसरे पार्ट के अंदर। अब पार्ट तो तीसरा हो जाता है, लेकिन यहां पर अब देखो, यूनिट तो पहली है, लेकिन पहली यूनिट का ही खंड हो जाता है दूसरा। यहां हम इसको कहें तो यहां पर आ जाता है हमारा खंड ब कहें, अ और अ के बाद में आ जाएगा ब। तो अब देखो, यहां जो तीसरा पार्ट आ रहा है, तीसरे पार्ट का नाम क्या है? तीसरे पार्ट का नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। भूमंडलीकृत विश्व का बनना, इसमें क्या देखना है, इसमें क्या पढ़ना है हम लोगों को? तो भूमंडलीकृत विश्व के बनने के बारे में बात करें, सबसे पहले तो हम जानेंगे ये भूमंडलीकरण है क्या, ये भूमंडलीकरण की प्रक्रिया क्या है, किसको कहते हैं भूमंडलीकरण, इस बात को जानेंगे। इसको जानने के बाद फिर देखेंगे कि वर्तमान में दुनिया के अंदर एक दूसरे के साथ में इतना मेलजोल है, क्या ये अभी संभव है या आज से पहले भी ऐसा हुआ करता था। तो आधुनिक युग से पहले के बारे में, वहां लोगों का आपसी संबंध किस प्रकार का था, वो भी देखेंगे, वो भी जानेंगे, वो भी हम समझेंगे। साथ ही साथ समझेंगे 19वीं शताब्दी। अब वैसे तो 19वीं शताब्दी का जो समय है वो 19वीं शताब्दी का समय रहता है 1801 से लेकर 1900 तक, लेकिन यहां हम लोगों को कौन से समय से जानना होगा? तो यहां जानना होगा 1815 से लेकर 1914 तक। यानी ये भी एक 100-शालिनी शताब्दी है, लेकिन वो 1 से प्रारंभ नहीं होगी, 15 से प्रारंभ होगी। और वो 19 शताब्दी के रूप में कौन कौन सी घटना घट रही है, किस प्रकार से दुनिया के अंदर आपस के अंदर मेलजोल बढ़ रहा है, वो सारी सारी बातें। साथ ही साथ जानेंगे महायुद्धों के बीच की अर्थव्यवस्था। अच्छा, ये महायुद्ध कौन से जो यहां पे लिखे हुए हैं, तो यहां जो महायुद्ध है उनका संदर्भ है, इनका इसका मतलब जो है वो है
प्रथम और दूसरे विश्व युद्ध के बीच की स्थिति। पहले विश्व युद्ध और दूसरे जो विश्व युद्ध हुआ था, उन दोनों युद्धों के बीच के अंदर अर्थव्यवस्था कैसी रही थी, और उस अर्थव्यवस्था ने जब भूमंडलीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई तो उसने संपूर्ण दुनिया के ऊपर अपना किस प्रकार का प्रभाव दिखाया था, वो भी हम लोगों को यहां पर पढ़ने को मिलेगा। साथ ही साथ हम पढ़ेंगे कि विश्व की जो अर्थव्यवस्था है, पूरी दुनिया की एक नई अर्थव्यवस्था बनी जा रही है, और दुनिया की नई अर्थव्यवस्था कब बनाई जा रही है? वो बनाई जा रही है युद्धोत्तर काल के अंदर, यानी युद्ध के बाद के काल के अंदर। कौन से युद्ध के बाद के काल के अंदर? यानी दूसरे विश्व युद्ध के बाद के अंदर कैसे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को जोड़कर एक नई अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित किया जा रहा है। ये कहां देखना है? ये देखना है हम लोगों को तीसरे पार्ट के दौरान। इसके बाद हमारे पास में आने वाला है चौथा पार्ट, यही खंड ब, और खंड ब के अंदर हम देखेंगे औद्योगिकरण का युग। अच्छा, ये सबसे पहले तो नाम को जानेंगे, औद्योगिकरण है क्या? यानी जो उद्योगों के बनने की या उद्योगों के निर्माण होने की जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, उसी को कहा गया है औद्योगिकरण। यानी पहले जो काम हाथों से हो रहा था, अब हाथों की जगह पर वो काम किससे होने लग गया? मशीनों से होने लग गया, और उसी प्रक्रिया को प्यारों क्या कहा जाता है? औद्योगिकरण कहा जाता है। तो औद्योगिकरण के अंदर पहले क्या देखना है? औद्योगिक क्रांति से पहले, यानी ब्रिटेन में जो औद्योगिक क्रांति हो रही है, उद्योगों के अंदर जो परिवर्तन आ रहा है, उस परिवर्तन से पहले किस प्रकार से चीजों का निर्माण हो रहा था, उनको हम जानेंगे। सबसे पहले औद्योगिक क्रांति से पहले कैसे वस्तुएं बन रही है, उसके बाद फिर हाथ की जगह जो काम हाथों से हो रहा था, उस हाथों की जगह होने वाले काम ने किस प्रकार से मशीनी शक्तियां, और प्रारंभ में भी वो मशीनें जो थी वो किससे चलाई जा रही थी? भाप की शक्ति से। तो हाथों का जो काम था वो काम किसने ले लिया? भाप की शक्ति ने ले लिया। साथ ही साथ देखेंगे कि फिर अब देखो, समकालीन विश्व और भारत दोनों साथ साथ चलेंगे। तो विश्व में उद्योग निर्माण हो रहा है, तो विश्व के साथ साथ उपनिवेशों में भी उद्योगीकरण हो रहा है। तो औपनिवेशीकरण के अंदर कहां किसके बारे में बात करनी है? तो औपनिवेशीकरण उस समय उपनिवेश था भारत। किसका उपनिवेश था? ब्रिटेन का। तो ब्रिटेन में जब औद्योगिकरण प्रारंभ हो गया, तो उसी औद्योगिकरण का असर भारत में भी देखने को मिलता है, और भारत में भी औद्योगिकरण प्रारंभ हो जाता है। तो यहां से विशेष रूप से किसके बारे में बात करनी है? यहां से बात करनी है हम लोगों को भारत के अंदर जो उद्योगों की स्थापना हो रही है, उन उद्योगों की स्थापना के बारे में। साथ ही साथ देखते हैं कि किस प्रकार से भारत के अंदर इन कारखानों का विकास हुआ, कैसे कारखाने स्थापित हुए, और प्रारंभ में ये कारखाने स्थापित करने वाले लोग कौन थे, किस प्रकार से औद्योगिक विकास हुआ, और उस औद्योगिक विकास के अंदर इतना अधिक अनूठापन देखने को मिला। और साथ ही साथ जो वस्तुएं बाजार के अंदर आ रही है, कौन सी वस्तुएं आ रही है, उनको बेचने के लिए कौन कौन से उपाय अपनाए जा रहे हैं, कौन से तरीके काम में लिए जा रहे हैं, और उनका प्रचार प्रसार करने यानी विज्ञापन करने के लिए कौन से माध्यम के द्वारा उनको बाजार के अंदर लाया जा रहा है। तो ये सारी की सारी बातें होगी हमारी इस औद्योगिकरण के युग के अंदर। तो यहां खंड ब खत्म हो जाता है, और खंड ब खत्म होने के बाद में फिर शुरू हो जाता है खंड स, और खंड स के अंदर पांचवा पार्ट आ जाता है, और ये हमारा हिस्ट्री का अंतिम पार्ट या लास्ट पार्ट होगा, जिसमें क्या देखना है? जिसमें देखना है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया है क्या? तो यहां देखिए मुद्रण संस्कृति के बारे में। तो मुद्रण संस्कृति क्या है? जिसको हम बोलते हैं छापाखाना यानी प्रिंटिंग प्रेस, और साथ ही साथ वो जो प्रिंटिंग प्रेस छापाखाना है, उसका वर्तमान की दुनिया पर क्या असर रहा, किस प्रकार से उसने दुनिया को बदलने का, किस प्रकार से दुनिया को आगे बढ़ाने का और सिखाने का कार्य किया है। तो इसमें हम देखेंगे कि प्रारंभ में जो किताबें छपने लगी, मुद्रित पुस्तकें, मुद्रित का मतलब क्या है? छपी हुई। तो प्रारंभ में जो छपी हुई किताबें थी वो कौन सी थी, कहां छापी जा रही थी, और जहां से छपना प्रारंभ हुआ है कि कागज, उस कागज के छपने की पूरी कहानी देखेंगे। कैसे चीन से वो कागज पूरे यूरोप में फैला, फिर यूरोप से वो भारत की तरफ आ जाता है। फिर देखेंगे यूरोप के अंदर छापे खाने का विकास कैसे हुआ, मुद्रण से किस प्रकार का वहां पर परिवर्तन यानी क्रांति आई, और उस क्रांति का क्या असर देखने को मिला। पहले लोगों को जैसी बात कहते थे लोग मान जाते थे, लेकिन जैसे जैसे किताबें छपनी शुरू हुई तो सामान्य लोग पढ़ने लगे, उनकी बुद्धि के अंदर परिवर्तन आना प्रारंभ हुआ, जिसका बड़ा ही प्रभाव वहां पर देखने को मिलता है। साथ ही साथ पढ़ेंगे कि लोगों को किस प्रकार से पढ़ने का एक नया जोश और जुनून उत्पन्न हो गया है, एक उन्माद जग गया उनके अंदर पढ़ने का, वो पूरा का पूरा। साथ ही साथ पढ़ेंगे 19वीं शताब्दी के अंदर इन किताबों का अपना क्या रोल था, क्या इनकी भूमिका रही, कैसा उनका स्वरूप बना, ये सारा का सारा इसके अंदर देखना होगा। साथ ही हम लोगों को देखना होगा कि भारत के अंदर, अब देखो पूरे विश्व की बात करेंगे तो साथ साथ भारत के बारे में भी हम लोग पढ़ते चलेंगे। तो भारत के अंदर कैसे छापे खाना, कहां छापा गया, और उन छापे खाने का प्रारंभिक स्वरूप क्या था वो। उसके बाद भारत के अंदर किस प्रकार से जो धार्मिक सुधार आंदोलन चलाए गए, उन धार्मिक सुधार आंदोलनों में इस छापे खाने ने अपनी भूमिका निभाई है। और साथ ही साथ जगह जगह पर होनी प्रारंभ हो गई है ये सार्वजनिक
बहस है प्रकाशन के जो नए नए रूप, छापे खाने के जो नए नए रूप आए उन रूपों के बारे में। और जब किताबें छपने लगी तो कई सारे लोगों को समस्या भी हुई। उन लोगों ने इन छापे खाने के ऊपर क्या किया, प्रतिबंध भी लगाया, पाबंदियां भी लगाई। तो कौन से लोग हैं वो पाबंदी लगाने वाले, कौन से लोग हैं प्रतिबंध लगाने वाले, उन प्रतिबंधों को भी हम देखेंगे, किस प्रकार से लोग इस छापे खाने के लिए आवाज उठा रहे हैं और फिर अत्याचारी दमनकारी जो शासक है वो इसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद फिर हम चलेंगे हमारा नई किताब की ओर, और वो जो हमारी किताब कौन सी, उसका नाम रहेगा समकालीन भारत। और समकालीन भारत के बारे में बात करें तो विषय कौन सा है, पहले बता दिया गया था। ये समकालीन भारत जो है इसको हम बोलते हैं भूगोल के नाम से। इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको जाना जाएगा भूगोल के नाम से। अब ये जो भूगोल है, ज्योग्राफी की जो हमारी बुक है, नाम क्या है, समकालीन भारत भाग 2। वही बात भाग 1 कहां पढ़ लिया था, 9th क्लास के अंदर। उसके आगे की कहानी कहां पढ़ रहे हो, अब आप पढ़ रहे हो 10th क्लास के अंदर। इसलिए इसी बुक को आपकी किस नाम से जान लिया, भाग 2, भाग 1 9th और भाग 2 10वीं क्लास के अंदर। अच्छा, भूगोल की जो किताब है इसको रखा गया है यूनिट 2 के रूप में, इकाई 2 के रूप में। इकाई 1 हिस्ट्री और इकाई 2 यहां पर आ रही है ज्योग्राफी। फिर हम देखें इस ज्योग्राफी के अंदर जो सबसे पहला पार्ट आ रहा है, वो सबसे पहला पार्ट आ रहा है हमारा संसाधन और विकास। यहां कौन सा आ रहा है, संसाधन और विकास। एक बात और डाल लो, सुन लो, जैसा कि मैंने आपको हिस्ट्री के अंदर बताया था कि वहां 3 खंड है, लेकिन यहां 3 खंड नहीं है, यहां पूरा का पूरा एक भाग ही चलेगा। उसके अंदर अलग अलग खंडों के अंदर इसको विभाजित नहीं किया गया है। तो संसाधन और विकास के बारे में बात करें तो सबसे पहले देखेंगे संसाधन होते क्या है, किसको कहा जाता है संसाधन, संसाधनों के प्रकार क्या है, किस प्रकार से इन संसाधनों का विकास किया जा सकता है, जिसमें हम विशेष रूप से सतत पोषणीय विकास की भूमिका को देखेंगे, जानेंगे, परिभाषा को पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे भारत के अंदर इन संसाधनों के लिए क्या प्लानिंग की गई है, क्या योजना की गई है, कैसे इनका नियोजन किया जा रहा है। फिर हम देखेंगे कि जो भूमि है वो भी एक महत्वपूर्ण संसाधन है, उस भूमि का क्या उपयोग है, भारत के अंदर उसका किस प्रकार से उपयोग किया जा रहा है। और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे कि भूमि का जब अधिक उपयोग हो रहा है तो उस भूमि की गुणवत्ता भी धीरे धीरे खत्म हो रही है, जिसको हम भूमि निम्नीकरण कहते हैं। और इस भूमि की निम्नीकरण से कैसे भूमि को बचाया जा सकता है, उन उपायों के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। अब भूमि की जो सबसे ऊपरी उपजू पट्टी होती है, पपड़ी या प्रपट्टी होती है, इसको बोलते हैं मुद्रा। तो मुद्रा के बारे में बात करेंगे और मुद्रा का किस प्रकार से निर्माण होता है, मुद्रा के रूप कौन कौन से हैं, किस प्रकार से मुद्रा को अलग अलग भागों के अंदर बांटा गया है, ये सारी की सारी बातें। इन बातों के साथ ही हम देखेंगे कि मिट्टी को किस प्रकार से हानि, यानी मिट्टी का जो कटाव है वो कटाव कैसे हो रहा है और इस मिट्टी के कटाव के लिए क्या क्या किया जा सकता है, कैसे इसको बचाया जा सकता है। ये सारी की सारी बातें रहेगी हमारे यहां पर ज्योग्राफी के पार्ट 1, जिसको हम कहेंगे संसाधन और विकास के अंदर। फिर दूसरा जो चैप्टर आएगा वो दूसरा चैप्टर आ जाएगा हमारे पास में वन और वन्य जीव। अब देखो, जंगल भी हमारे लिए हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं और वन्य जीव भी हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं। तो वन और वन्य जीव दोनों क्या है, एक प्रकार से संसाधन है। वैसे तो संसाधन जो आवश्यकताओं को पूरा करे वो सब वस्तुएं क्या है, संसाधन है। तो वन और वन्य जीव भी क्या कर रहे हैं, हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं, तो ये भी क्या एक प्रकार से संसाधन है। तो इनके बारे में जानेंगे कि भारत के अंदर कितने अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतु निवास करते हैं, जिसको जैव विविधता के नाम से जाना जाएगा। कहां की जैव विविधता, भारत की जैव विविधता को हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ देखेंगे कि हमारी जैव विविधता धीरे धीरे खत्म हो रही है, समाप्त हो रही है। क्यों? क्योंकि कई सारी वनस्पति और जीव जंतु धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, लुप्त हो रहे हैं। उनका पूरा का पूरा प्रजाति जो है वो समाप्त होती जा रही है, नष्ट होती जा रही है। तो यहां जो वनस्पति और जीव जंतु नष्ट हो रहे हैं, वो वनस्पति और जीव जंतु नष्ट क्यों हो रहे हैं, कौन से हो गए हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। साथ ही एक विशेष उदाहरण देखेंगे हम, एशियाई जो चीता था वर्तमान में नष्ट प्राय हो चुका है, तो हम देखेंगे कि आखिर में वो गया कहां, कैसे नष्ट हुआ है। साथ ही हम देखेंगे जो हिमालय यव है वो हिमालय यव कहां गई है। भारत के अंदर वन और वन्य जीवों का जो संरक्षण है वो किस प्रकार से किया जाए, कैसे पेड़ों को बचाएं, कैसे जो जंगली जीव है उन जंगली जीवों को बचाएं, ये सारा का सारा हम लोग इस देखेंगे। साथ ही साथ भारत सरकार के द्वारा इनको बचाने के लिए एक योजना चलाई गई है, एक प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया जिसको टाइगर प्रोजेक्ट कहा जाता है। तो जो प्रोजेक्ट टाइगर है, उस टाइगर प्रोजेक्ट को भी विशेष रूप से हम लोगों को देखना होगा। साथ ही साथ हम देखेंगे वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार क्या है, कितने हैं ये वनस्पतियों के प्रकार, और कहां कहां भारत के अंदर कौन कौन क्षेत्रों के अंदर ये बटे हुए हैं, और कौन क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है, जंगल पाए जाते हैं, उनके बारे में भी हम लोग यहां पर चर्चा करने वाले हैं। फिर हम देखेंगे अलग अलग समुदायों के द्वारा
किस प्रकार से पेड़ पौधों को और वन्य जीवों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार के द्वारा प्रयास तो किया ही जा रहा है, लेकिन भारत के अंदर अलग अलग जो समुदाय है वो समुदाय भी इन पेड़ पौधों और जीव जंतुओं को बचाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करके लगे हुए हैं। उन समुदायों के बारे में भी हम लोग यहां पर जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर देखिए हम हमारे अगले पार्ट को, पाठ 3 को, और पार्ट 3 का नाम क्या है? जल संसाधन। जल है तो कल है। तो जल संसाधन के अंदर क्या जानना है? जल संसाधन के अंदर सबसे पहले तो जानना है कि वर्तमान में हम लोगों को कितना प्रतिशत भाग पर जल है, कितने प्रतिशत भाग पर जल नहीं है। जल की उपलब्धता, जल की उपलब्धता को देखेंगे। अब देखेंगे वैसे तो पानी खूब है, लेकिन जो पीने लायक पानी है, जो हमारे काम में आने लायक है, वो पानी बहुत कम है। और धीरे धीरे जो है वो भी क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है, उसकी भी कमी होती जा रही है। तो जल की जो कमी है वो कमी को पढ़ेंगे और क्यों हो रही है उसके कारणों को भी जानेंगे। अब जल की कमी हो रही है, हमें पता चल रहा है, तो किस प्रकार से उसका संरक्षण करें, कैसे उस कमी को उबारें, कैसे उस कमी को रोकने की कोशिश करें, और साथ ही साथ उस जल का मैनेजमेंट या प्रबंधन जो है वो प्रबंधन कैसे करें और क्यों हमको उसकी आवश्यकता महसूस होगी। प्रबंधन तो करना है, लेकिन क्यों करना है, उसकी आवश्यकता क्यों है, इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर जो बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना चली, कई सारे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नदियों के ऊपर जो योजनाएं चली जा रही है, जो बांध परियोजना बनाई जा रही है, उनको पढ़ेंगे। साथ ही साथ एकीकृत जल संसाधन के बारे में भी हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं। और उसी दौरान हम पढ़ेंगे कि बरसात के दौरान जो बड़ी भारी मात्रा के अंदर जल व्यर्थ बहकर चला जाता है, उसको कैसे रोका जाए, उसको कैसे हम रोककर उपयोग के अंदर लें, भूमि के जल स्तर के अंदर बढ़ोतरी करें, और साथ साथ में मानव जो जल की कमी से जूझ रहा है उस कमी को पूरा करें इस वर्षा जल संरक्षण के दौरान। साथ ही साथ हम देखेंगे फिर हमारे अगले चौथे पार्ट को, और चौथा पार्ट आ रहा है हमारा कृषि। कृषि किसे कहते हैं, कितने उस कृषि के प्रकार होते हैं, फसलों का जो प्रारूप है ऋतुओं के अनुसार, इसमें खरीफ, रबी और जायद, इन 3 प्रारूप को हम देखना है। और साथ साथ देखना है भारत की प्रमुख फसलें, खाद्यान्न फसलें कौन सी है, दलहनी कौन सी है और तिलहन कौन सी है, और अखाद्यान्न फसलें कौन कौन सी है। इन सारी फसलों को हम यहाँ प्रमुख फसलों के रूप में देखेंगे, तब पढ़ेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि हमारे देश के अंदर ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी लाई जाए, और अलग अलग जो हमारे यहाँ पे संस्थाएं बनी हुई है, उन संस्थाओं में किस प्रकार से सुधार करें, कैसे टेक्नोलॉजी में सुधार करें, और कैसे वो जो संस्थाएं हैं उन संस्थाओं में सुधार करें, जिससे हमारी जो कृषि है वो और अधिक बेहतर हो जाए और उस कृषि के अंदर निखार आ जाए। साथ ही साथ भारत की जो कृषि है, उस भारत की कृषि पर दुनिया का क्या प्रभाव पड़ रहा है, वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ रहा है, उस वैश्वीकरण के प्रभाव को भी जानेंगे। और हमारी कृषि का, हमारी भारत की अर्थव्यवस्था, जो विदेशी व्यापार हो रहा है, उस विदेशी व्यापार में कृषि का क्या योगदान है, कैसे सुधार किया जा सकता है, इन सब बातों के बारे में हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे हमारे इस कृषि वाले पार्ट के अंदर। फिर हमारे पास में पार्ट आ रहा है पार्ट 5, और पार्ट 5 कौन सा है? खनिज और ऊर्जा संसाधन। अब देखो खनिज, और हम लोगों को जो जैसे हम बोल रहे हैं तो भोजन क्या तब बोल रहे हैं, क्योंकि भोजन क्या काम कर रहा है? ऊर्जा का काम कर रहा है। ऐसे भी और भी कई प्रकार के ऊर्जा संसाधन होते हैं जिनसे शक्ति प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है, पावर जिनसे मिलता है। खनिज क्या है? खनिजों के बारे में जानेंगे। कहां कहां भारत के अंदर उन खनिजों को उपलब्धता हम लोगों को देखने को मिलती है, कहां कहां खनिज उपलब्ध है, उनके बारे में जानेंगे। ये लोह और अलोह या गैर लोह गया है, हम लोह खनिज कहें या अलोह खनिज कहें, वो क्या होते हैं उनको देखेंगे, जानेंगे। अधात्विक और धात्विक खनिज क्या है उनको देखेंगे। चट्टानी खनिज क्या है उनके बारे में बात करेंगे, और किस प्रकार से इन खनिजों का संरक्षण किया जाए। अब देखो हर चीज का, जब कहते हैं ना अति हर चीज की बुरी होती है, तो अब जब खनिजों का भी अत्यधिक दोहन करने लगेंगे तो धीरे धीरे खनिज क्या होंगे, एक दिन ऐसा होगा खनिज नष्ट प्राय हो जाएंगे। तो उन खनिजों का संरक्षण कैसे किया जाए, कैसे उनको बचाया जाए, उनके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। ऊर्जा संसाधन पारंपरिक और गैर पारंपरिक। अब ऊर्जा संसाधन ऊर्जा भी हमारे लिए क्या है, एक प्रकार, तो ऊर्जा के वो कौन कौन से स्रोत है ऊर्जा, तो हम उसमें हम पारंपरिक स्रोत के बारे में बात करेंगे और गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के बारे में बात करेंगे, जिसमें पवन चक्कियां हो जाएगी, कोयला हो जाएगा, इन सब के बारे में हम लोगों को चर्चा करनी है। ऊर्जा संसाधन का किस प्रकार से संरक्षण किया जाना है, तो ये जो ऊर्जा संसाधन है इनको कैसे बचाएं, खनिजों को भी बचाना है और ऊर्जा संसाधनों को भी बचाना है। तो इन सब के बारे में, इस खनिज और ऊर्जा संसाधन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तब एक एक पॉइंट के बारे में विस्तार से, गहनता से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और बात करते जाएंगे। फिर हमारे पास में पार्ट आ रहा है पार्ट 6, जिसका नाम है विनिर्माण उद्योग। वैसे देखा जाए तो आप लोगों ने कृषि देखा, फिर खनिजों के बारे में बात की, और अब बात कर रहे हो उद्योगों के बारे में। यानी यहां एक तरह से हम इसको
प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय और तृतीयक व्यवसाय के अंदर देख सकते हैं। प्राथमिक के अंदर क्या आ गया, कृषि और खनिज आ गए, और दूसरे के अंदर क्या आ रहा है, निर्माण उद्योग या विनिर्माण उद्योग। तो विनिर्माण उद्योग का मतलब क्या है, किसी ना किसी वस्तु का फिर से निर्माण करना, प्रकृति से प्राप्त कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल कर से प्राकृतिक संसाधनों को अपनी आवश्यकता के अनुसार रूप परिवर्तन करना, वो विनिर्माण के अंदर आएगा। क्या महत्व है उस विनिर्माण का, हमारे भारत की अर्थव्यवस्था के अंदर इन उद्योगों का क्या योगदान है, किस प्रकार से इनका अंश हमारे जीडीपी के अंदर बढ़ता जा रहा है, वो भी देखेंगे। साथ ही साथ भारत के अंदर उद्योग कौन कौन से क्षेत्रों में अधिक स्थित है और क्यों स्थित है, वहां स्थित होने के पीछे कारण क्या है, वो भी देखेंगे। उद्योगों को किन किन भागों में बांटा गया है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। उद्योगों का स्थानिक वितरण क्या है, यानी कौन से ऐसे क्षेत्र के अंदर विशेष रूप से वो उद्योग लगाए जा सकते हैं। जैसे मैं उदाहरण देकर बात करूं, जूट उद्योग जो है वो अधिकांश जो जूट उद्योग है वो आपको बंगाल के अंदर दिखेंगे। सूती वस्त्र के अधिकांश कारखाने वो आपको महाराष्ट्र के अंदर दिखेंगे। क्यों, इसके पीछे कारण क्या है, तो इन सारे कारणों के बारे में हम चर्चा करेंगे कि स्थानीय ऐसा क्या कारण है कि उसी क्षेत्र के अंदर, उस विशेष स्थान के अंदर वहां उद्योगों को स्थापित किया जा रहा है, तो वो भी देखना है। अब देखो, उद्योग लग जाएंगे ज्यादा तो उद्योगों से कई हानिकारक जहरीली हवा और जल भी निकलेगा, तो वो भी क्या कर रहा है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। तो उद्योगों से होने वाले प्रदूषण के बारे में चर्चा करेंगे, कैसे वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है और किस प्रकार से हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, तो हम इसको कैसे कंट्रोल करें, कैसे उसको बचाने का कार्य कर, ये यहां हम विशेष रूप से जाननी है। फिर अगला पार्ट आ रहा है हमारा पाठ 7, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। यानी ये हम इस पार्ट को क्या बोल सकते हैं, इस पार्ट को हम बोल सकते हैं एक तरह से तीसरा क्षेत्र, यानी सेवा क्षेत्र। और सेवा क्षेत्र में क्या आता है, सेवा क्षेत्र के अंदर आता है परिवहन के साधन, संचार के साधन और अन्य जो सेवा से जुड़े हुए क्षेत्र है, वो बैंकिंग, पुलिस, ये सारे के सारे इसके अंदर आते हैं। तो अब देखो, जैसे शरीर के अंदर ब्लड की सप्लाई करने के लिए हमारे शरीर के अंदर नसें होती है, ठीक वैसे ही कृषि और उद्योग अर्थव्यवस्था में तो योगदान दे रहे हैं, लेकिन ये भी किसकी वजह से जिंदा है, इनको हमारे पूरे भारत को चलाने के लिए जो विशेष योगदान है, वो योगदान किसका है, वो योगदान है परिवहन और संचार का। तो ये एक प्रकार से क्या हो गई, हमारी अर्थव्यवस्था को चलाने वाली जीवन रेखाएं हो गई। तो इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो परिवहन के साधनों में सबसे पहले हम पढ़ेंगे सड़क मार्ग, फिर रेल मार्ग, फिर हम पढ़ेंगे पाइपलाइनों के बारे में। अब आप कहोगे सर पाइपलाइनों से, हाँ बिल्कुल, एक नया प्रकार का परिवहन का साधन है जिससे जो द्रव्य पदार्थ है उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या किया जाता है, भेजा जाता है। फिर आ जाएगा जल मार्ग, जो सबसे सस्ता परिवहन का साधन है। और फिर हम बात करेंगे जल मार्ग के अंदर भी समुद्री जो बंदरगाह है, उन बंदरगाहों के द्वारा कौन कौन क्षेत्र पे कौन कौन सी वस्तु भेजी जाती है, और जो सबसे तेज गति से चलने वाला, सबसे तेज गति से हमको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने वाला जो परिवहन का साधन है वायु मार्ग, उस वायु मार्ग के बारे में। अंतरराष्ट्रीय कौन कौन से हवाई अड्डे हैं, स्थानीय हवाई अड्डे कौन कौन से हैं, वो उन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फिर संचार के साधन और वर्तमान में कौन कौन से नए नए आधुनिक संचार के साधन आ रहे हैं, वो अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्या है वो और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के अंदर भी हम लोगों को देखना है कि हमारे देश का क्या योगदान रहा है। अब यहां हम बात करेंगे एक व्यापार के रूप में एक नया उद्योग आ रहा है, कौन सा, पर्यटन। आजकल आप देखते हो लोग घूमने के बड़े शॉकिंग हो रहे हैं, इसको क्या कर दिया गया है, उद्योग के रूप में अब देखा जा रहा है, व्यापार के रूप में देखा जा रहा है। तो एक नए व्यापार के रूप में, एक नए बिजनेस के रूप में क्या हो रहा है, पर्यटन उभर कर सामने आया है। उस पर्यटन उद्योग के बारे में या पर्यटन के बारे में भी हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे इसी 7वें पार्ट के अंदर। अब देखो, जब 7वां पार्ट हो जाता है तो 7वें पार्ट के साथ ही हमारी भूगोल खत्म हो जाती है। यानी ज्योग्राफी के अंदर टोटल पार्ट है वो कितने हैं, 7 पार्ट। फिर 7 पार्ट के बाद फिर हम क्या देखेंगे, फिर हमारे पास में आ जाती है लोकतांत्रिक राजनीति। लोकतांत्रिक राजनीति के बारे में बात करें, यानी ये क्या है, ये है हमारी राजनीति विज्ञान। अब यहां पर भी देखो पीछे क्या लिखा हुआ है, भाग 2। यहां पर भी क्या आ रहा है, भाग 2 लिखा रहा है। ये भाग 2 वही चक्कर जो पहले था, क्या 9th क्लास के अंदर भाग 1 था तो 10th क्लास के अंदर भाग 2 हो जाएगा। इस बार इसको कौन सी यूनिट के अंदर रखा गया है, इसको रखा गया है तीसरी यूनिट के अंदर। जैसा कि पहले बता दिया, हर एक किताब जो है वो कितने कितने नंबर की, हर किताब आपके है 20-20 नंबर की। हिस्ट्री 20 नंबर की, पॉलिटिकल 20 नंबर की, ज्योग्राफी भी 20 नंबर की। तो यहां पॉलिटिकल के बारे में चर्चा करेंगे। तो पॉलिटिकल के अंदर हमको सबसे पहले क्या पढ़ना है, पॉलिटिकल के अंदर जो पहला पार्ट आ रहा है, वो पहला पार्ट आ रहा है सत्ता की साझेदारी। साझेदारी का मतलब हिस्सेदारी,
सत्ता का मतलब शासन। तो शासन को कैसे बांटे? तो प्यारो ध्यान रखना, शासन को बांटने से पहले आप लोगों को दो कहानियों को जानना होगा। कौन सी कहानी? एक बेल्जियम की कहानी और दूसरी श्रीलंका की कहानी। तो बेल्जियम और श्रीलंका की कहानी को जानोगे, वहां की क्या स्थिति रही, वहां ऐसा क्या केस हुआ, और उस केस की जब आप स्टडी करोगे, उसके बारे में आप वहां की स्थिति के बारे में जब आप अध्ययन करोगे, तो आपको पता चल जाएगा कौन सा आपके लिए सही है और कौन सा आप लोगों के लिए गलत है, और क्यों हम लोगों के लिए अनिवार्य हो जाती है शासन का बंटवारा, क्यों अनिवार्य हो जाता है सत्ता की साझेदारी। फिर हम देखेंगे सत्ता की साझेदारी क्यों अनिवार्य है, क्यों वांछनीय, क्यों जरूरी है, और साथ ही साथ अब जरूरी है बांटना भी है, तो कैसे बांटे, किस प्रकार से बांटा जाता है, सत्ता को बांटने के लिए कौन कौन से रूप आ रहे हैं। तो यहां बात करेंगे दो, कौन कौन से? एक क्षैतिज, जिसको हम समांतर प्रकार से बंटवारा कहेंगे, और दूसरा आएगा लंबवत, या जिसको हम ऊर्ध्वाधर कहते हैं, यानी एक से ऊपर नीचे, फिर उसके नीचे, यानी एक के नीचे दूसरा, दूसरे के नीचे तीसरा। हम एक तो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका कहेंगे जो समांतर होगा, और फिर केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार कहेंगे जो लंबवत तरीके से बंटवारा होगा। वो सब इस पहले पार्ट के अंदर जानना होगा। फिर जो दूसरा पार्ट आ जाता है, वो दूसरा पार्ट इसी पहले पार्ट को पॉलिटिकल के अंदर अच्छे से परिभाषित करके संघवाद का नाम दिया गया है। वहां पर भी बंटवारा था, यहां पर भी बंटवारा है। संघवाद की परिभाषा अगर हम देखें तो संघवाद की परिभाषा क्या है? ऐसी शासन व्यवस्था जहां पर एक से अधिक सरकारें कार्य करती हो। तो यहां पर भी क्या हो रहा है? शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो रहा है, शक्तियों का बंटवारा हो रहा है, यहां पर भी शक्तियों को बांटा जा रहा है। तो संघवाद है क्या, किसको कहा जाता है? तो संघवाद की परिभाषा हम लोगों ने देखी। फिर भारत के अंदर संघीय व्यवस्था क्या है, उस संघीय व्यवस्था को जानेंगे। संघीय व्यवस्था कैसे चलती है, संघीय व्यवस्था को चलाने के लिए क्या क्या अनिवार्य शर्तें होनी चाहिए, और भारत के अंदर किस प्रकार से शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो रहा है। विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होगा? बंटवारा। तो ये सारा का सारा जानना है आप लोगों को पॉलिटिकल के इस दूसरे पार्ट के अंदर। फिर दूसरे पार्ट के बाद आप जाओगे तीसरे पार्ट के अंदर, तो देखोगे कि लोकतंत्र के अंदर कई जगह पर आप लोगों को असमानता या विभिन्नता देखने को मिलती है। हम यहां पर भी दो उदाहरण लेंगे। कहां का उदाहरण लेंगे? तो यहां पर सबसे पहले हम लेंगे मैक्सिको के अंदर, अमेरिका का मैक्सिको सिटी, उस मैक्सिको के अंदर ओलंपिक का खेल। उस ओलंपिक के खेल के अंदर खिलाड़ियों के द्वारा अमेरिका में जो नस्लवाद हो रहा था, उसको कैसे दुनिया को दिखाया जा रहा है, उनके ऊपर क्या क्या अत्याचार हुए, वो कहानी से हम हमारी बात को प्रारंभ करेंगे। और फिर देखेंगे समानता, असमानता, और कैसे फिर वो असमानता विभाजन की ओर बढ़ जाती है। हम देखेंगे ये जो समानता है वो असमानता है, कई कई बार तो वो विविधता है। समाज के अंदर जो विविधता होती है, कई कई बार विविधता क्या होती है? अच्छी भी होती है, और कई कई बार बड़ी घातक रूप ले लेती है। तो घातक रूप लेती है वो कैसे लेती है? सामाजिक भेदभाव की कैसे उत्पत्ति होती है। फिर ये जो सामाजिक विभाजन है, उस सामाजिक विभाजनों के अंदर किस प्रकार से राजनीति हावी हो जाती है, और राजनीति के हावी होने से फिर होता है विभाजन। तो इस घटना को हम लोग देखेंगे इस तीसरे पार्ट के अंदर, लोकतंत्र और विविधता के रूप में। फिर चले हम हमारे चौथे पार्ट के रूप में। तो चौथा पार्ट आता है हमारे पास में जाति, धर्म और लैंगिक मसले। इसमें विशेष रूप से क्या देखना है? देखना है कि आज हमारे लोकतंत्र के अंदर जाति बड़ा अड़ंगा बनकर बैठा है, धर्म अड़ंगा बनकर बैठा है, और लिंग के नाम पर लोग क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। तो जाति, धर्म और लिंग को प्रमुख मुद्दा बनाकर किस प्रकार से राजनेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, यहां पर देखेंगे। कैसे लैंगिक मामलों से, मसलों से राजनीति की जा रही है, कैसे धर्म और सांप्रदायिकता के नाम पर राजनीति की जा रही है, और किस प्रकार से जाति के नाम पर राजनीति की जा रही है। तो धर्म, जाति और लिंग, ये तीन हो जाएंगे हमारे यहां चौथे पार्ट के अंदर प्रमुख मुद्दे, जिनको हम लोगों को देखना और समझना होगा। फिर आ जाता है पॉलिटिकल के अंदर पांचवा पार्ट। पांचवें पार्ट का नाम क्या है? पांचवें पार्ट का नाम है जन संघर्ष और आंदोलन। जन संघर्ष और आंदोलन का मतलब क्या है? लोग जब सरकार के द्वारा अपने लोगों के द्वारा जब अपनी बातों को मनवाना होता है सरकार, तो सरकार को मनवाने के लिए क्या करते हैं? संघर्ष करते हैं सरकार के साथ में, वो एक आंदोलन करते हैं। तो यहां हम देखेंगे नेपाल और बोलिविया की कहानी, कैसे वहां के लोगों ने संघर्ष किया है सरकार के साथ में। फिर देखेंगे कैसे लोग एक दूसरे के राजनीतिक पार्टियां लोगों को, या कैसे अलग अलग संगठन लोगों को लामबंद कर रहे हैं, गोलबंद कर रहे हैं, या अपने से जोड़ रहे हैं। और फिर उन संगठनों का निर्माण हो रहा है। संगठन क्या है, किस प्रकार की आवाज उठा रहे हैं। दबाव समूह, दबाव समूह का मतलब क्या है? इसमें विपक्ष भी आ जाएगा। दबाव समूह के अंदर क्या आएगा? विपक्ष भी आ जाएगा, जो क्या करती है? सरकार के ऊपर दबाव बनाने का काम करती है। और फिर अंत के अंदर हम पढ़ेंगे आखिरी रास्ता क्या? आंदोलन। आंदोलन क्या है पॉलिटिकल के अंदर? ये भी राजनीति के अंदर क्या है, लोकतंत्र के अंदर क्या है? ये भी एक बहुत बड़ा हथियार है, जिसके द्वारा हम हमारी बातों को रख सकते हैं और हमारी बातों को मनाने के लिए या मनवाने के लिए सरकार के ऊपर हम दबाव डाल सकते हैं। तो ये पूरी की पूरी कहानी रहेगी जन संघर्ष और आंदोलन नामक इस पॉलिटिकल के पांचवें पार्ट के अंदर। फिर देखिए पॉलिटिकल के अंदर छठा पार्ट। छठा पार्ट क्या है? छठा पार्ट है पॉलिटिकल पार्टीज या राजनीतिक दल। अब बिना राजनीतिक दल के
कभी भी लोकतंत्र के अंदर शासन व्यवस्था चल ही नहीं सकती, क्योंकि चुनाव लड़ेगी, वो चुनाव कौन लड़ेगी? राजनीतिक पार्टियां लड़ेगी। तो राजनीतिक दलों के बारे में बात करेंगे, हमें राजनीतिक दल की आवश्यकता क्यों है, सबसे पहली बात तो ये आ जाएगी। फिर हमारे देश के अंदर कितने राजनीतिक दल है, और वो जो राजनीतिक दल है, उन राजनीतिक दल भी अलग अलग प्रकार के हैं। राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन से हैं और क्यों उनको राष्ट्रीय राजनीतिक दल कहा जाता है। फिर राज्य दल कहें, या राज्य दल को हम और क्या कह सकते हैं, इनको हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं, जिनको हम कहें तो क्षेत्रीय दल। तो राष्ट्रीय दल क्या है और क्षेत्रीय दल क्या है, उनको भी देखेंगे। साथ साथ में हम देखेंगे कि राजनीतिक दलों के सामने कौन कौन सी चुनौतियां आ रही है। आज जो पॉलिटिकल पार्टीज है, उन पॉलिटिकल पार्टीज के सामने कौन कौन सी चुनौतियां आ रही है, उन चुनौतियों को भी जानेंगे। और किस प्रकार से ये जो पार्टियां हैं, ये अपने अंदर सुधार कर सकती है अपने को। अपने जब लोकतंत्र की बात हो रही है, तो लोकतंत्र में ही पॉलिटिकल पार्टीज है, और पॉलिटिकल पार्टीज कैसे अपने आप को और ज्यादा लोकतांत्रिक बनाकर अपने अंदर जो तानाशाही या वंशवाद है उसको खत्म करके कैसे अपने अंदर सुधार कर सकती है, उन सब बातों के बारे में यहां पर हम चर्चा करेंगे। फिर हमारे पास में आ जाता है पॉलिटिकल का 7वां पार्ट, लोकतंत्र के परिणाम। यानी हम लोगों ने जब प्रारंभ में लोकतंत्र से बात स्टार्ट की थी, फिर हम अंत के अंदर क्या करेंगे, फिर लोकतंत्र के परिणाम देखेंगे। परिणाम देखेंगे तो हम लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन कैसे करें। अब देखो यहां पर क्या करना है, हम लोगों को रिजल्ट निकालना है, उसके लिए परीक्षा लेनी होगी, नापना होगा, जांचना होगा, मूल्यांकन करना होगा। बिना मूल्यांकन कोई नतीजा सामने आने वाला है नहीं। तो यहां पर किस प्रकार से मूल्यांकन किया जाए, कौन कौन से ऐसे पॉइंट रखे जाए जिनके आधार पर हम इस लोकतंत्र को, वो लोकतंत्र सही खरा है या नहीं है, उसको उस खरेपन की कसौटी के ऊपर हम कस सकें या देख सकें, माप सकें या जान सकें। तो इसके लिए हम लोगों को करना होगा एक टेस्ट। टेस्ट के लिए कौन कौन से पॉइंट रखने होंगे, उनको भी देखेंगे, उनको भी जानेंगे। कैसे यहां पर उत्तरदायी या जिम्मेवार शासन लाया जा सकता है, और किसको हम उत्तरदायी और जिम्मेवार शासन मानेंगे, वो भी देखेंगे। कौन सा वेद यानी लीगल कौन सा है, कौन सा सही तरीके से शासन व्यवस्था, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। आर्थिक समृद्धि और विकास लोकतंत्र के अंदर किस प्रकार से हो सकता है, क्या उसकी भूमिका रहेगी, उसके बारे में बात होगी। असमानता और गरीबी को किस प्रकार से मिटाया जा सकता है लोकतंत्र के अंदर, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और साथ साथ में समाज के अंदर जो असमानता है, उसमें किस प्रकार से सामंजस्य यानी कोऑर्डिनेशन किया जा सकता है, उसके बारे में भी चर्चा होगी। साथ ही साथ नागरिकों को उनकी इज्जत के साथ में, गरिमा के साथ में, उनको बड़े अपने के गौरव के साथ में रहने के लिए और साथ साथ में स्वतंत्र रहने के लिए क्या करना होगा, किस प्रकार से रहना होगा, उसके बारे में भी यहां पर चर्चा होगी। अब फिर लास्ट के अंदर आ जाता है 8वां पार्ट, और 8वां पार्ट पॉलिटिकल के अंदर कौन सा रहेगा, और लास्ट पार्ट है, ये है पॉलिटिकल का अंतिम पार्ट। अब देखो इतनी 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 बड़े देश के अंदर लोकतंत्र शासन व्यवस्था आ रहा है, रह रहा है, समय के साथ परिवर्तन भी आ रहे हैं, तो कई सारी चुनौतियां भी लोकतंत्र को देखनी उठानी पड़ रही है। तो लोकतंत्र के सामने कौन कौन सी चुनौतियां आ रही, उन चुनौतियों के बारे में चर्चा करेंगे। लोकतंत्र के अंदर आने वाली चुनौतियों के बारे में थोड़ी सी विचार किया जाएगा, सोचा जाएगा, और किस प्रकार से उन चुनौतियों से निपटा जाए या किस प्रकार से उसके अंदर सुधार किया जाए, उस सुधार को भी देखेंगे। और एक बार अंत के अंदर फिर क्या होगी, लोकतंत्र की परिभाषा के बारे में बात होगी, लोकतंत्र क्या है। और अब जो देखो प्रारंभ में हम लोगों ने कह दिया लोगों के द्वारा चुना गया शासन या लोगों के प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाने वाला शासन, और लास्ट में इन सब कसौटियों पर खड़ा करके एक बार फिर लोकतंत्र की हम लोग सही से परिभाषा यहां पर देखेंगे, उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। और इसी के साथ पॉलिटिकल तो हो जाती है खत्म। अब पॉलिटिकल खत्म होने के बाद फिर हमारे पास में यूनिट 4 यानी इकाई 4 के रूप में क्या आ जाती है, इकाई 4 के रूप में आ जाती है अर्थशास्त्र। कितने नंबर की, ये भी है 20 नंबर की, जिसका नाम क्या है, आर्थिक विकास की समझ। और आर्थिक विकास की समझ को हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं अर्थशास्त्र। इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे अर्थशास्त्र। तो ये किस रूप में जाना जाएगा, अर्थशास्त्र के रूप में जाना जाएगा। अब अर्थशास्त्र के बारे में बात करें तो सबसे पहला पार्ट कौन सा आ रहा है, तो सबसे पहला पार्ट आ रहा है विकास। सबसे पहला पार्ट कौन सा आ रहा है, सबसे पहला पार्ट आ रहा है विकास। किसको कहते हैं विकास, विकास है क्या, फिर विकास क्या क्या वादा करता है, और एक ही व्यक्ति, एक देश के अंदर रहने वाले व्यक्ति विकास को लेकर किस प्रकार से अलग अलग लक्ष्य रखते हैं, या विकास को लेकर किस प्रकार के अलग अलग सोच बनाकर रखते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। आय और अन्य लक्ष्य क्या है, उनको देखेंगे। ये जो राष्ट्रीय विकास है, ये राष्ट्रीय विकास क्या होता है, राष्ट्रीय विकास के बारे में बात करेंगे, राष्ट्रीय विकास की परिभाषा के बारे में बात करेंगे, और राष्ट्रीय विकास को किस प्रकार से मापा जा सकता है उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे अलग अलग देशों या राज्यों की तुलना कैसे करें, जो अलग देश है या राज्य है, उन राज्यों की और देशों की तुलना किस प्रकार से की जाए। वो अब तुलना करने के लिए केवल आय लें या आय के अलावा अन्य मापदंड भी लें, उन अन्य मापदंडों के बारे में भी चर्चा करेंगे। सार्वजनिक सुविधाएं कौन कौन सी होनी चाहिए, किस प्रकार से प्राप्त की जाए, उनके बारे में चर्चा। और विकास का जो धारणता का नियम है या धारणता का सिद्धांत है, वो धारणता का सिद्धांत क्या होगा, उसके बारे में भी हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे।
फिर आता है हमारे पास में अर्थशास्त्र का दूसरा पार्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, यानी हमारे अर्थव्यवस्था के कौन कौन से क्षेत्र है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक व्यवसाय तो हम सुनते पढ़ते आए हैं, उन्हीं के बारे में यहां पर हम बात करने वाले हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कौन कौन से हैं, उसमें प्राथमिक, माध्यमिक, माध्यमिक को क्या बोलते हैं हम, सेकेंडरी भी कहेंगे या द्वितीयक भी कहेंगे, और फिर आ जाता है तृतीयक, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं सेवा क्षेत्र। ये तो आ गया कृषि और खनिज। फिर इसके अंदर क्या आ जाएगा, उद्योग, और इसमें आ जाएंगे सेवा क्षेत्र। फिर हम देखेंगे अलग अलग क्षेत्रों का जो संगठन है, वो संगठन किस प्रकार से, कैसे इनको संगठित किया गया और कैसे असंगठित रूप में हमारे सामने आ रहे हैं। तो संगठित और असंगठित क्षेत्रों का विभाजन देखेंगे, संगठित में कौन है और असंगठित में कौन है, संगठित क्षेत्र का क्या फायदा है, क्या नुकसान है, इन सब के बारे में हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं। दोनों में से कौन सही है और कौन गलत है। फिर आएगा स्वामित्व के आधार पर कौन कौन से क्षेत्र है, और स्वामित्व के आधार पर बात करें तो सार्वजनिक यानी सरकारी, निजी यानी व्यक्तिगत, तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बारे में भी हमारी चर्चा रहेगी। फिर आएगा अर्थशास्त्र का तीसरा पार्ट, और अर्थशास्त्र का तीसरा पार्ट कौन सा है, अर्थशास्त्र का तीसरा पार्ट है मुद्रा और साख। मुद्रा और साख में विशेष रूप से किसके बारे में बात करनी हम लोगों को बैंकिंग प्रणाली के बारे में। तो यहां हम देखेंगे कि मुद्रा का वर्तमान में रूप क्या है, यानी खरीदने और बेचने के काम तो आ रही है, तो वो विनिमय के रूप में मुद्रा को काम में लिया जा रहा है। कौन सा मुद्रा का रूप प्रचलित है, विनिमय। फिर वर्तमान में मुद्रा के कौन कौन से रूप काम है, अब देखो डिजिटल मुद्रा आ रही है, पहले तो सोने चांदी, फिर वस्तुओं के बदले में वस्तु लेना देना, तो नए नए प्रकार से मुद्रा क्या हो रही है, अपना स्वरूप चेंज करती जा रही है। अब क्या हो गया, डिजिटल मुद्रा आ गई। तो वर्तमान में मुद्रा के कैसे कैसे रूप आ रहे हैं, वो रूप हम देखेंगे। बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियां क्या होती है, किस प्रकार से ऋण देता है, कौन सी फॉर्मेलिटीज होती है, वो देखेंगे। साख की दो अलग अलग स्थितियों को देखेंगे, ऋण देने के लिए कौन कौन शर्तें होंगी उनके बारे में चर्चा करेंगे। भारत में औपचारिक क्षेत्र के अंदर किस प्रकार, देखो ऋण के भी दो क्षेत्र हैं, औपचारिक और अनौपचारिक, क्या फायदा क्या नुकसान, उनके बारे में भी चर्चा होगी। साथ ही साथ देखेंगे कि जो निर्धन स्वयं सहायता समूह है, अलग अलग लोगों के द्वारा स्वयं समूह का निर्माण किया जा रहा है, जिससे अपनी आर्थिक स्थिति को क्या करें, मजबूत बनाए, जिसको हम सहकारिता भी कह सकते हैं। तो ऐसे जो स्वयं सहायता समूह बन रहे हैं वो क्या है, किस प्रकार के हैं, उनके बारे में भी हम लोग इस पार्ट के अंदर चर्चा करने वाले हैं। फिर आ जाता है हमारे पास में इकोनॉमिक्स का चौथा पार्ट, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। देखो हिस्ट्री के अंदर हम लोगों ने जो भूमंडलीकरण देखा था ना, वो तो था इतिहास के संदर्भ में, लेकिन जब इकोनॉमिक्स की बात करें या इस मुद्दे को इकोनॉमिक्स से जोड़ें, अर्थशास्त्र से जोड़ें, तो इसमें क्या देखते हैं, इसमें हम देखते हैं कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था क्या हो रही है, एक हो रही है। एक देश की अर्थव्यवस्था दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ में क्या हो रही है, जुड़ रही है। एक देश के अंदर इकोनॉमिक इफेक्ट जो हो रहा है उसका प्रभाव दूसरे देश के अंदर देखने को मिल रहा है। यही तो क्या है, यही तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया है। तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया को जब जानेंगे तो उसके अंदर क्या क्या टॉपिक है, अंतर्देशीय उत्पादन, यानी एक देश से दूसरे देश के लिए जो उत्पादन हो रहा है, इंटरनेशनल, वो उनके बारे में बात करेंगे। देशों में उत्पादन को आपस में जोड़ना, किस प्रकार से देशों को उत्पादन की प्रक्रिया के अंदर आपस में जोड़ा जा रहा है। विदेशी व्यापार और बाजारों को किस प्रकार से एक किया जा रहा है, ये वैश्वीकरण है क्या। वैश्वीकरण को और अधिक मजबूत बनाने वाले कौन कौन से पॉइंट हो सकते हैं, कौन कौन से कारक हो सकते हैं, उनके बारे में बात होंगे। फिर विश्व व्यापार संगठन, यानी विश्व के अंदर एक दूसरे देश से दूसरे देशों के साथ में व्यापार हो रहा है, अब कोई एक ऐसा संगठन भी होना चाहिए ना जो विश्व के इन देशों के ऊपर व्यापार के ऊपर निगरानी रख सके, ध्यान रख सके, उनके लिए नियम बना सके। तो यहां WTO विश्व व्यापार संगठन के बारे में चर्चा होगी। फिर भारत पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ रहा है उसके बारे में चर्चा होगी, और इस वैश्वीकरण की प्रक्रिया को किस प्रकार से न्याय संगत बनाया जा सके। क्यों, क्योंकि कई बड़े देश जो है, कहीं ऐसा ना हो छोटे देशों का शोषण करना प्रारंभ कर दे और बड़े तो और बड़े हो जाए और जो बेचारे पिछड़े हुए थे उनकी हालत और ज्यादा खराब हो जाए। तो इसको क्या करना है, न्यायोचित बनाना है, और न्यायोचित बनाने के लिए क्या किया जाए, कैसे देश संघर्ष कर रहे हैं उन विकसित देशों के साथ में, इन प्रक्रिया को भी हम यहां पर देखेंगे। और फिर हम लिखेंगे अंत के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर पांचवा पार्ट आता है उपभोक्ता अधिकार, यानी उपभोक्ता यानी कंज्यूमर। कौन है ये कंज्यूमर, वस्तु को खरीदकर अंतिम रूप से उपयोग करने वाला। क्या क्या समस्या आती है उसके सामने, किस प्रकार से वो इन समस्याओं का समाधान कर सकता है, उसको जागरूक रहने के लिए क्या क्या करना होगा, उसके लिए सरकार के द्वारा कौन कौन से नियम बनाए गए, कौन से कानून बनाए गए उपभोक्ता के संरक्षण के हितों में। और साथ ही साथ देखना होगा वस्तु को खरीदते समय किन किन बातों का हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। तो कुछ ऐसे मानक चिन्ह भी लगे हुए होते हैं वस्तुओं के ऊपर, जिनके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, उन वस्तुओं को खरीदने से पहले पूरी तरह से सचेत, सावधान, जागरूक रह सकते हैं। तो यहां केवल और केवल वस्तु को खरीदने से ही जागरूकता नहीं रहना है, जागरूक रहना है हम लोगों को हमारे इस सिलेबस के प्रति भी। तो कौन से पार्ट से हम लोगों को यात्रा प्रारंभ करनी है और अंत में कहां हम लोगों को यात्रा को विराम देना है,
तो पूरे के पूरे पाठ, क्योंकि कई बच्चों की कक्षा के अंदर ये भी समस्या रहती है, सर कितनी किताबें हैं, अभी आप जो पढ़ा रहे हो वो कौन सी बुक है। तो अब किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहने वाली है, क्योंकि जितना भी आप लोगों के पूरा पूरा साल के अंदर आप लोगों को पढ़ना है, जानना है, सीखना है, वो सारा का सारा आप लोगों के सामने एकदम से रख दिया गया है। यानी थाली परोसी जा चुकी है, बस अब तो क्या करना है, खाने का इंतजार है। और अब आप आइए और इसको आराम से खाइए और आराम से जी भर के परीक्षा की जो आप लोगों के लिए एक लक्ष्य बना रखा है ड्रीम 100, उस ड्रीम 100 को साधिए। मेरी इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।